हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 4 है। इसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जितनी भी एक्सरसाइज आई हैं उन सबका मिक्सचर। तो अगर आपको याद हो तो अभी तक हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज थी आपकी 13.1, जिसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो कहता था कि पी ई बाई एफ, यानी हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें एफ की गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला होता था पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, राइट। दूसरी थी 13.2, जिसपे हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़े थे। इंडिपेंडेंट इवेंट तब होते थे जब हम उनकी इंटरसेक्शन को उनके प्रोडक्ट के, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी के बराबर दिखा देते थे, राइट। और 13.3 में हमारी बेस थ्योरम थी, जिसको हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। उल्टा निकालती है ये चीजों को। मतलब हमें अगर बॉल का कलर पता है तो हमें निकालनी होती थी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1 या बैग 2, जिसमें हम सैंपल स्पेस के पार्टीशन भी करते थे। तो उसका फॉर्मूला हम लिखते थे पी ई आई बाय ए। तो उसका फॉर्मूला होता था पी ई आई पी ए बाय ई आई, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती थी पी ई वन पी ए बाय ई वन डॉट 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 पी ई एन पी ए बाय ई एन। अगर आपने पहले तीनों लेक्चर इस सीरीज के देखे हैं तो ये आपको समझ आ जाए, नहीं तो पहले आप वो तीनों लेक्चर देखिए तो आज का लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हमें कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स, तो हमें पी बी बाय ए निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए पी बी बाय ए का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। मतलब जो यहाँ नीचे लिखा होता है वो ही यहाँ पे नीचे आता है, ऊपर हमेशा ही इंटरसेक्शन आएगा। तो हमें ये फाइंड करने के लिए क्या है, जिसमें से हमें फर्स्ट पार्ट में दे रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब है कि ए पूरी तरह से बी के अंदर है। ये अगर ए है तो ये बी है, तो ए पूरी तरह से बी के अंदर कंटेन्ड है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हमें पता है कि अगर ऐसा है तो इसकी जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, जब हम करेंगे तो हमारा आंसर ए आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर आएगी। जब आप इन दोनों को कॉमन देखोगे, इंटरसेक्शन करोगे, तो ये वाला हिस्सा आएगा, कॉमन हिस्सा, इंटरसेक्शन। ये आपका सेट्स का कंसेप्ट है क्लास 11 का। तो हम इसमें डाल देंगे तो पी बी बाय ए हमारा निकल आएगा। फॉर्मूले में जब डालेंगे तो ऊपर इंटरसेक्शन की जगह हम लिख देंगे पी ए, और नीचे तो पहले से ही पी ए है जो कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा 1, राइट। होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड पार्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 है। अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी 5 है, या कोई भी सेट 5 होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। अब वो कह रहा है कि आप पी बी बाय ए निकालो, जिसका फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी ए, क्योंकि यहाँ पे नीचे ए आ रहा। तो ये हमें 0 दिया, और पी ए की जो भी प्रोबेबिलिटी हो आंसर आपका 0 ही आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1 और सेकंड पार्ट का आंसर आया 0। नेक्स्ट आइए सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है कपल हैज 2 चिल्ड्रन। जब भी 2 चिल्ड्रन हो तो उसका सैंपल स्पेस हम बना सकते हैं। अब उसमें वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है या गर्ल भी हो सकता है। तो मान लो ये बॉय है, मेल, दोनों बॉयज हैं, बड़ा बॉय है, छोटी गर्ल है, या बड़ी गर्ल है, छोटा बॉय है, या दोनों गर्ल है, बड़ी भी गर्ल है, छोटी भी गर्ल। तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। आइए तो फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप पहले पहचाना करो कि तीनों टॉपिक्स में से ये किसका क्वेश्चन है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल्स। तो उसको हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ई बनाते हैं। तो ये हो गए आपके बोथ आर मेल्स। बोथ आर मेल्स का मतलब हो जाएगा, अगर हम ऊपर अपने सैंपल स्पेस से देखें तो ये हो जाएगा बीबी, राइट। और इट इज नोन दैट जो गिवन होती है चीज उसको हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। एटलीस्ट 1 इज मेल। तो एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज मेल। तो 1 इज मेल का मतलब हो गया बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, या दोनों बॉय भी हो सकते हैं, राइट।
अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा BB। अगर आप इन दोनों का E और F का इंटरसेक्शन करोगे तो ये आएगा। आइए अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो E की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, 1 ही है आउट ऑफ 4। F की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, क्योंकि 3 फेवरेबल है आउट ऑफ 4। ऐसे ही E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अब वो कह रहा है PE/F निकाल दो। हमें E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन F इज गिवन। इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। जो नीचे लिखा होता है वही यहाँ पे आता है नीचे। तो ये हो गई आपकी इंटरसेक्शन F है 1/4 और ये नीचे वाली हो गई आपकी 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। क्लियर है? आई सेकंड पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर फीमेल्स। हमें E दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, बोथ आर फीमेल्स, बोथ आर फीमेल, दोनों फीमेल होने चाहिए, यानी गर्ल गर्ल। हमारा जो फेवरेबल आउटकम होंगी वो ये हो जाएगा। F क्या गिवन क्या है हमें, व्हेन इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, राइट। तो एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। तो एल्डर हमने पहले वाले को लिया था तो वो फीमेल होनी चाहिए। तो गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, इन दोनों में अगर आप देखोगे ये एल्डर चाइल्ड है, ये भी एल्डर चाइल्ड, गर्ल होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, राइट। अगर हम इनका इंटरसेक्शन कर लें तो ये आ जाएगा गर्ल गर्ल, राइट। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। E की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, F की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4 और E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अब वो कह रहा है PE/F निकालो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालो व्हेन F इज ऑलरेडी अकर। तो इसका फॉर्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। वो कह रहा है कि सपोज 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन वुड हैव ग्रे हेयर। A gray haired person is selected at random. What is the probability that this person being male? Assume that there are equal number of males and female. तो ये आपका बेस का क्वेश्चन है। इसमें दो पार्टीशन बनेंगे, मेल और फीमेल। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट E1 रिप्रेजेंट मेल्स एंड E2 रिप्रेजेंट फीमेल, और ए इवेंट ले लेंगे हैव ग्रे हेयर्स, राइट। ये हमने बेस में भी पढ़ा था, हमें ये तीन चीजें लेट करनी पड़ती हैं। तो दो पार्टीशन, इक्वल नंबर ऑफ सिलेक्टिंग मेल एंड फीमेल, तो ये हो जाएगा हाफ हाफ। नाउ हैविंग ग्रे हेयर व्हेन इट्स अ मेल, तो मेल के ग्रे हेयर 5% है चांस, तो 5% को हम लिख सकते हैं 0.05, मतलब 5%। इसका 100 होगा, डेसिमल लगाओगे तो आपका 0.05 आ जाएगा। ऐसे ही ग्रे हेयर व्हेन इट्स अ फीमेल, तो फीमेल के ग्रे हेयर हो गए 0.25%, परसेंट का 100 हो जाएगा नीचे, जब आप डेसिमल लगाओगे तो ये 0.025 हो जाएगा, राइट। अब बाय बेस थ्योरम, अब हम इसमें बेस थ्योरम लगा देंगे, लिखना है, मेंशन करना है आपने क्वेश्चन में, और बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि कहता है कि हैविंग ग्रे हेयर व्हेन इज अ मेल, व्हेन ही इज अ मेल। तो आ जाओ, इसका फॉर्मूला होता है PE1 PA/E1, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। आइए इसके हम वैल्यू डाल लेते हैं। तो ऊपर E1 की वैल्यू है हाफ और 0.05, तो ये हो गया आपका हाफ और 0.05। ये नीचे रिपीट जरूर करता है, तो हाफ इंटू 0.05 प्लस हाफ इंटू 0.0025, ये फीमेल वाला पार्ट का था, ये दी हुई है, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, हैविंग ग्रे हेयर व्हेन ही इज द मेल। सॉल्व कर लो। अगर आप देखोगे हाफ और अपॉन 100 सब में से हट जाएगा। अब अगर इसका डेसिमल हटाना चाहो तो पहले हटा लो, ये लो 5/100, और नीचे भी हो जाएगा हाफ इंटू 5/100 प्लस हाफ इंटू 25/10,000 हो जाएगा, 4 जीरोस आ जाएंगे। तो 200 सबसे नीचे से डिनोमिनेटर से हट जाएगा। जब आप 200 हटाओगे तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ 5, यहाँ भी रह जाएगा 5, और यहाँ रह जाएगा 25, और नीचे एक 100 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5/5.25। डेसिमल हटाओगे तो ये आ जाएगा 500/525,
कट करोगे तो ये आपका कटेगा 25 के टेबल में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। वो कह रहा है सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल स्पेस ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। तो ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इसका फार्मूला होता है NCRQ का पावर होती है n माइनस r और p की पावर होती है r। तो हमें एट मोस्ट 6 चाहिए, यानी 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए हमारे लिए आउट ऑफ 10। तो बेटर है कि आप 7 8 9 10 4 निकाल के उसको 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ऐड करके उनको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। राइट? तो हमारे राइट हैंडेड कितने, पी कितने हो गए आपके 90%, तो ये हो जाएगा 90% यानी 0.9। और क्यू कितने हो गए आपके, क्यू मतलब होता है नॉट ई, जो नहीं होना, तो वो हो गए लेफ्ट हैंडेड कितने हो गए 10%। राइट? आइए इसमें हम आंसर डाल लेते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 मतलब हो गया 10C7 और Q की वैल्यू हो गई यानी 0.1 की वैल्यू हो गई n माइनस R3 और 0.9 की वैल्यू हो गई R है हमारा 7। ऐसी 10C8 0.1 की पावर हो गई आपकी माइनस करके, Q है हमारा 0.1 तो माइनस करोगे 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 10C9 0.1 की पावर हो गई माइनस करके और 0.9 की पावर हो गई 9 ये वाला। फिर 10C10 0.1 की पावर हो गई आपकी 0 और 0.9 की पावर हो गई 10। जब आप इसको ऐड करके लिखोगे, ऐड के लिए हम क्या लगाते हैं, समीशन लगाते हैं। R की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 7 8 9 10, तो यहाँ पे हम R ले लेंगे 7 से 10 और यहाँ पे ले लेंगे 10CR क्योंकि R मूव हो रहा है। 0.1 की पावर हो गई n माइनस आर यानी 10 माइनस आर और 0.9 की पावर हो गई r। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वो कह रहा है इफ इन अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर क्लास में आपको मिलेगा, 10th में भी पढ़ा होगा, शायद आपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो आइए देखते हैं इन अ लीप ईयर। तो नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, नंबर ऑफ डेज in a leap year 366, right? What is the chance of having 53 Tuesdays? तो 53 Tuesdays होने का क्या चांस है, तो हमें पता है 52 तो होते ही है, तो 53 होने का क्या चांस है। तो नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। राइट? तो नंबर ऑफ वीक्स, टोटल वीक्स निकाल लो। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे 366 को 7 से तो आपको नंबर ऑफ वीक्स मिल जाएंगे। तो आइए डिवाइड करके देख लेते हैं 366 को 7 से। ये 5 पे गया 35 1 6, फिर ये 2 पे गया 14 2 लेफ्ट, तो 52 वीक्स हो जाते हैं पूरे के पूरे। मतलब उसमें हर वीक में एक तो ट्यूसडे आएगा ही और 2 दिन बचेंगे। अब इन 2 दिन पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो वो है 53 ट्यूसडेज होंगे या नहीं होंगे। तो आइए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 2 दिन की, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएगी हमारी, टोटल पॉसिबिलिटी वो हो जाएगी हमारी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। राइट? फिर संडे मंडे यानी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटीज होगी हमारी 7। हमें चाहिए क्या, फेवरेबल कौन सी है हमारी, ट्यूसडेज वाली। तो ट्यूसडे एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो फेवरेबल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी या फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगी हमारी 2। कौन कौन सी, मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे। इसी में ट्यूसडे आ रहा है, आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, और किसी में ट्यूसडे नहीं आ रहा।
जब ये दो आएंगी हमारे तो हमारे लिए 53 ट्यूसडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडेज, तो हम वही फार्मूला लगा लेंगे, बेसिक फार्मूला क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबिलिटी जो भी लिखना चाहो, राइट। अब वैल्यू डाल देंगे, तो फेवरेबल है हमारे लिए कितनी 2 और टोटल है हमारी 7, यानी आंसर हो गया 2/7। ये लीप ईयर का है, नॉन लीप ईयर का भी आ जाता है, बट वहां पे वो 365 डेज हो जाएंगे, वैसे ही कंटिन्यू होता है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ए बी सी डी, ये दिए हुए हमें पॉसिबिलिटीज दी हुई है ए बी सी डी। वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द मार्बल इज रेड, हमने रेड निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज ए। ये हमारा क्वेश्चन है किसका, बेस थ्योरम का। तो आइए इसमें पार्टीशन बनेंगे, आपके 4 पार्टीशन बनेंगे, PE1 PE2 PE3 PE4। तो 4 बॉक्सेस हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 1/4 1/4 1/4, राइट। अब हमने रेड बॉल निकालनी है, कब, जब वो बॉक्स 1 था, तो वो हो जाएगी 1 आउट ऑफ 10। गिन लो, ये 1 है आपकी रेड, और टोटल कितनी है आपकी 10। 10 सब में 10 है, अगर आप काउंट करके देखो सब में 10, तो आउट ऑफ 10 ही आएंगी। आइए गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 2, तो ये हो जाएगी 6 आउट ऑफ 10। गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 3, तो ये हो जाएगी आपकी 8/10। और गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 4, तो वो हो जाएगी 0/10। क्लियर है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट E1 रिप्रेजेंट बॉक्स ए, गेटिंग बॉक्स ए, E2 रिप्रेजेंट गेटिंग बॉक्स बी, E3 रिप्रेजेंट गेटिंग बॉक्स सी, और E4 रिप्रेजेंट गेटिंग बॉक्स डी। लेट करना पड़ेगा आपको, और फिर ए भी लेट करना पड़ेगा। marble drawn is red, let A represent the event marble drawn is red, राइट। ये लेट करके फिर ये आपने ये बना देनी है, फिर बेस थ्योरम लग जाएगी। आइए बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहां लिख लेंगे हम बाय बेस थ्योरम। बेस थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे बेस है, रिवर्स करती है वो, मतलब गेटिंग रेड बॉल व्हेन इट इज बॉक्स ए, फर्स्ट पार्ट है हमारा बॉक्स ए का। तो आइए ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये हो जाएगा PE1 PA/E1, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3 प्लस PE4 PA/E4। इनकी वैल्यूज डाल देते हैं हम। E1 है हमारा 1/4 और वो है 1/10। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है 1/4 1/10 1/4 6/10 1/4 8/10 और 1/4 इंटू 0/10। तो ये तो 0 ही हो जाएगा लास्ट वाला पार्ट। अब देखो 40 नीचे से डिनोमिनेटर से सबके कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 1 + 6 + 8 + 0। तो ये हो गया 1/14 और 1/15 1/15। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, राइट। सेकंड पार्ट आ जाते हैं, सीधा ही लिख लेते हैं, गेटिंग अ रेड बॉल व्हेन इट इज बॉक्स 2। तो बॉक्स 2 है, तो इस बार ऊपर E2 आएगा, PE2 PA/E2, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी अगेन PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ये बेस थ्योरम लग रही है, आज में लिख भी देना आगे बाय बेस थ्योरम, PE3 PA/E3 प्लस PE4 PA/E4। इसमें वैल्यू डाल लेते हैं हम। तो E2 की वैल्यू थी हमारी 1/4 और 6/10, ये ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा 1/4 6/10 और नीचे फिर से टोटल आएगी, तो 1/4 1/10 1/4 6/10 1/4 8/10 और 1/4 0/10। तो आप देखोगे 40 सबके नीचे से चला जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 6, नीचे रह जाएगा 1 + 6 + 8 + 0, यानी 6/15 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे थर्ड पार्ट भी हो जाएगा तुम्हारा। तो थर्ड पार्ट कहता है हमारा बाय बेस थ्योरम PE3 PA व्हेन गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैक C। तो ये हो जाएगा आपका PE3
PA/E3 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3 प्लस PE4 PA/E4 इन डिनोमिनेटर में सारा। आइए वैल्यू डाल लेते हैं हम। E3 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 8/10 और नीचे टोटल हो जाएगा 1/4 1/10 1/4 6/10 1/4 8/10 1/4 0/10। अगेन 40 नीचे से हट जाएगा तो बचेगा 8 + 1 + 6 + 8 + 0 यानी 8/15 थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ भी क्वेश्चन है बोर्ड में, ध्यान से समझना। Assume that chance of a patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that a meditation and a yoga course reduces the risk of heart failure by 30%. And prescription of a certain drug reduces its chance by 25%. मतलब उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस दो तरीके से कम किए जा सकते हैं। या तो आप योगा कर सकते हो या फिर आप कोई दवाई ले सकते हो, ड्रग्स ले सकते हो। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो बेस का क्वेश्चन हो गया ये। तो चाहे आप योगा ले लो चाहे आप वो ले लो। तो लेट कर लेना, लेट E1 रिप्रेजेंट योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन, और E2 रिप्रेजेंट सर्टेन ड्रग, टेकिंग सर्टेन ड्रग, राइट। और ए क्या होगा? गेटिंग हार्ट अटैक, गेटिंग हार्ट अटैक। लेट करना है ये आपको पहले। अब वो कह रहा है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों को चूज करने की, यानी हाफ ऑफ। अब गेटिंग हार्ट अटैक एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज, इट इज गिवन दैट थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन पेशेंट इज सिलेक्टेड एंड सफर अ हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, कि वो योगा कर रहा था, मेडिटेशन एंड योगा ले रहा था। तो गेटिंग हार्ट अटैक व्हेन ही फॉलो योगा एंड मेडिटेशन, तो 30% लेस हो जाता है चांस, बट आने का चांस चाहिए हमें, तो 70% हो जाएगा, क्या कह लो 0.70। और गेटिंग हार्ट अटैक व्हेन ही फॉलो या टेकिंग सर्टेन ड्रग्स, तो 25% रिड्यूस हो जाता है, यानी गेटिंग 75% हो जाएगा, राइट। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आता है। तो बाय बेस थ्योरम, यहाँ पे बेस थ्योरम लग जाएगी अब। तो ही सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ही फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, यानी E1। तो फार्मूला हो जाएगा PE1 PA/E1 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, तो PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, राइट। आइए वैल्यू डाल लेते हैं हम। तो ये हो जाएगी हाफ इंटू 70% और नीचे हो जाएगी हाफ इंटू 70% प्लस हाफ इंटू 75%। तो 200 सबके नीचे से कॉमन निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा 70 और नीचे रह जाएगा 70 + 75, यानी 70/145। 5 के टेबल में कट कर देंगे तो ये रह जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2 और 9 29, राइट। तो ये आया आपका गेटिंग हार्ट अटैक व्हेन ही फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। नेक्स्ट आइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है हमारे पास, डिटर्मिनेंट आप पढ़ के आए होंगे, तो सेकंड ऑर्डर 2/2 के हैं डिटर्मिनेंट हमारे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू इज पॉजिटिव? तो पहले सारे बना लेते हैं जिसमें 0 या 1 ही आना चाहिए, 2 × 2 ऑर्डर के। तो ये हो जाएंगे, सैंपल स्पेस बना रहे हैं हम, लिख सकते हैं आप, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0 1 0, हो सकता है 1 आए किसी एक में, तो ये पहले वाला 1 ले लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका 1 0 0 0, राइट। दूसरा ले लो, हो सकता है 1 जो है इधर आ जाए, 0 1 0 0। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 जो है तीसरे नंबर पे आ जाए, यानी यहाँ पे आ जाए, और फिर 1 चौथे नंबर पे भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 1 आ जाए, तो ये दोनों 1 हो सकते हैं, या ये दोनों 1 हो सकते हैं,
राइट, या फिर आपके ये दोनों 1 हो सकते हैं, या फिर आपके ये दोनों 1 हो सकते हैं, या फिर आपके ये दोनों 1 हो सकते हैं, या फिर आपके ये दोनों भी 1 हो सकते हैं। हो सकता है कि 3 1 आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, एक 0 आएगा ये वाला, या हो सकता है कि ये वाला 0 आ जाए, या हो सकता है कि ये वाला 0 आ जाए, या हो सकता है कि ये वाला 0 आ जाए, राइट, और हो सकता है चारों 1 आ जाए। तो ये टोटल सैंपल स्पेस है हमारा। अब फेवरेबल क्या होगा, इसमें से टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 और टोटल हो गई है 16। अब इसमें से फेवरेबल वो होंगे जो इनका वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आइए फेवरेबल वाले देख लेते हैं। फेवरेबल कितने हैं हमारे, तो वैल्यू निकाल लेंगे। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आती है आपको कि दिस इंटू दिस करेंगे हम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो पहले की तो 0 आएगी, दूसरे की भी 0 आएगी, तीसरे की भी 0 आएगी, दिस इंटू दिस 0 माइनस 0, चौथे की भी 0 आ रही है, पांचवें की भी 0 आ रही है, छठे की भी 0 आ रही है, और 7th की भी 0 आ रही है, 8th की भी 0 आ रही है, 9 की भी 0 आ रही है, 10 वाले की 1 आ रही है, 11 वाले की -1 आ रही है, 12 वाले की भी -1 आ रही है, 13 की 1 आ रही है, 14 की भी 1 आ रही है, 15 की -1 आ रही है, और 16 की 0 आ रही है, राइट। अब हमें पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, तो एक ये पॉजिटिव आई है, एक ये पॉजिटिव आई है, और एक ये पॉजिटिव आई है। 3 वैल्यू पॉजिटिव है, यानी फेवरेबल हो गई हमारी 3 वैल्यूज टोटल में से, राइट। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या, गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू, गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू। इसके लिए वो बेसिक वाला फॉर्मूला ही लगा लेंगे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल हुई थी 3, टोटल थी हमारी 16। तो ये हमारा आंसर है, गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू, राइट। नेक्स्ट आइए, वो कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम। 2 सबसिस्टम बने हुए हैं हमारे पास, तो हम एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। वो कह रहा है फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी इज दिस। तो ए फेल, तो ए फेल मान लेते हम ए वाले को इस 0.2, यानी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है 0.2 टोटल। बी फेल एलोन, बी एलोन होता है ये वाला हिस्सा, यानी इसको हम कहते हैं बी माइनस ए, बी एलोन भी लिख सकते हैं। ये है हमारा 0.15, राइट। बी, ए एंड बी फेल, ए एंड बी हो गया आपका ये बीच वाला हिस्सा, इंटरसेक्शन 0.15, यानी हमें ये दिया हुआ ए एंड बी 0.15। तो जो ये वाला हिस्सा बचा, तो ये हो गया आपका, इसको हम ए एलोन कहते हैं, ए फेल एलोन। तो वो हो जाएगा 0.2 में से 0.15 हटा देंगे हम, ये पूरी 0.2 थी, इसमें से इंटरसेक्शन वाला हिस्सा हटा दिया हमने 0.15, राइट। तो ये आ जाएगा 0.05, तो ये आ गया 0.05। तीनों हिस्से आ गए, ये वाला ये वाला ये वाला। अब जो पूछ रहा है वो बता देंगे। तो आइए निकाल लेते हैं हम इसको, फर्स्ट पार्ट को निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि पी ए फेल, बी हैज फेल्ड, गिवन दैट बी हैज फेल्ड। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो गया, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे हो जाएगा पी बी। तो जो यहाँ नीचे आता है वो यहाँ पे आता है। इसकी वैल्यू आई है 0.15, और बी पूरा लेना पड़ेगा हमें, 0.15 और 0.15, तो 0.30 काटोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2, 0.5 भी कह सकते हो, राइट। सेकंड पार्ट, वो कह रहा है कि ए फेल एलोन, ये हम निकाल भी चुके हैं पहले भी। तो एलोन निकलता क्या था, जब हम पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते, तो एलोन वाला हिस्सा आ जाता है। ये हमें दी हुई थी इतनी, और ये आई थी हमारी 0.15, जब हटाओगे तो 0.05 आपका आंसर आ जाएगा। ये वैसे हम पहले निकाल भी चुके हैं, क्लियर है।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है। अब बैग वन कंटेन 3 रेड बॉल। एक बैग 1 है हमारे पास, इसमें 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। बैग 2 कंटेन 4 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, इधर ट्रांसफर करिए, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, और इधर से एक बॉल निकाल ली फिर हमने। द बॉल सो ड्रॉन इज रेड इन कलर, जो यहां से निकली वो रेड कलर की जाएगी। फाइंड द वोल्टेज दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, हमें पता करना है कि ये ब्लैक ट्रांसफर हुई, राइट। तो इसके पार्टीशन बनाने पड़ेंगे हमें। तो हो सकता है ट्रांसफर बॉल ब्लैक हो सकती है या ट्रांसफर बॉल रेड हो सकती है। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट E1 ट्रांसफर बॉल इज रेड, ट्रांसफर बॉल इज रेड, और E2 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, राइट। और A को हम लेट कर लेते हैं, A रिप्रेजेंट बॉल ड्रॉन इज रेड, लेट करना है, राइट। आई तो E1 हो गया आपका रेड बॉल, ट्रांसफर बॉल इज रेड, ये ट्रांसफर बॉल है, तो ट्रांसफर रेड होएगी तो ये है हमारे पास 3/7, और ट्रांसफर अगर ब्लैक होएगी तो वो है 4/7, राइट। अब गेटिंग रेड व्हेन ट्रांसफर बॉल इज रेड, अगर आपने यहां से ट्रांसफर करके रेड करी थी तो ये तो 5 हो गई होंगी, अब रेड होके इधर आ गई, और फिर रेड निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10, क्योंकि टोटल हो जाएंगे ये 10, 5 + 5, और फेवरेबल है 5, तो 5/10। और गेटिंग रेड बॉल व्हेन ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, अगर ब्लैक ट्रांसफर करी होगी तो इस बार ये 6 हो जाएंगी और वो 10 ही रहेंगी, सॉरी 4 ही रहेंगी। अब रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10, तो टोटल बॉल 10 है मगर रेड हमारे फेवरेबल 4 है, तो 4/10। तो अब आइए बेस थ्योरम लगा लेते हैं, तो यहां लिख देना बाय बेस थ्योरम, फॉर्मूला आएगा फिर हमें, बॉल ड्रॉन इज रेड व्हेन द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, PE2 ऊपर चाहिए तो PE2 PA/E2, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2, राइट। ये वैल्यू डाले थे, E2 वाली पहले ऊपर आएगी, 4/7 4/10, और ये नीचे रिपीट जरूर करती है, पीछे रिपीट हो रही है यहाँ पे, प्लस आगे आएगी 3/7 5/10, 3/7 5/10, राइट। तो 70 नीचे से सबके कॉमन निकल रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 4 × 4 16, नीचे हो जाएगा 15 + 16, यानी आंसर आ जाएगा 16/31। ये क्या गेटिंग ड्रॉन बॉल ड्रॉन इज रेड व्हेन ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है। इफ A and B are 2 events such that PB/A is 1, तो इनमें से बता दो PA/B/A का तो फॉर्मूला होता है हमारे को, ये 1 दिया हुआ है, ये हो जाएगा PA/B अपॉन PA, जो नीचे होता है वो यहां पे आता है। अब अगर ये 1 होना है तो इसका मतलब जो ये है ये भी PA के बराबर होना चाहिए, यानी PA/B PA के बराबर होना चाहिए, इधर ले जाओ चाहो तो। और ये कब होगा, जब A और B का इंटरसेक्शन A आएगा, तब A इंटरसेक्शन B A के बराबर हो जाता है, तो यानी A जो है वो B का सबसेट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर A आ जाएगा आपका, ऑप्शन A इज करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट आइए 12 देख लेते हैं, वो कह रहा है कि PA/B हमें P ग्रेटर देन दिया हुआ है PA से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, PA इंटरसेक्शन B, हमें PB नीचे आएगा इज ग्रेटर देन PA। अब हम इसको यहां ले जाएंगे तो PA इंटरसेक्शन B ग्रेटर हो गया PA × PB। अब हम क्या करेंगे, PA को नीचे ले आएंगे वापस, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA ग्रेटर देन हो गया PB। ये किसका फॉर्मूला बन गया, PB/A का, क्योंकि नीचे A आ रहा है इस बार, ये फार्मूला बन गया PB/A का, जो कि ग्रेटर है PB से, राइट। तो यानी ऑप्शन नंबर हो गया हमारा C, तो ऑप्शन C इज करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट आइए
13th क्वेश्चन, वो कह रहा है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए। तो पी ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पी बी माइनस पी ए एंड बी। ए एंड बी को हम इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। इसको उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इसके नीचे ले जाओ तो ये बन गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये पी ए बाय बी का फॉर्मूला है, नीचे बी आना चाहिए, जो यहां होता है वही यहां। पी ए बाय बी इज 1, यानी हमारा बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? तो यहीं तक है, एक्सरसाइज खत्म होती है। तो होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट कर लेना। आज इतना ही रखते हैं, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।